नमस्ते। राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है कि डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। धुन खाए शह तीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइयाँ नाचे। बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इस तरह से दुख हरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। नागार्जुन की यह कविता आज से कई दशक पहले लिखी गई थी किसी बदहाल स्कूल को देखकर, किंतु अब भी यह बदहाली पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। घुन खाए शह तीर व दुख हरण मास्टर आज भी अधिकांश प्राइमरी स्कूलों का सच है। आज भी भारत की शिक्षा व्यवस्था में कोई बहुत अच्छी नहीं हो गई है। किसी भी राष्ट्र के भाग्य का निर्माण उसके कक्षाओं में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ राष्ट्र की पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिसे भविष्य में राष्ट्र को चलाना होता है। निर्माण, सुरक्षा, नेतृत्व तथा उत्पादन द्वारा कक्षाओं को यदि हम संकीर्ण रूप में न ले तो उनका विस्तार हर जगह देखा जा सकता है। परिवार, समुदाय समूह, सोशल मीडिया, राजनीतिज्ञों व कलाकारों से हम हमेशा सीखते रहते हैं। वास्तव में यह चीज़ें भी विस्तृत कक्षाओं का स्वरूप रखती है। चूँकि अब स्कूली कक्षाएँ भी इतने विस्तार से समीक्षा की मांग रखती हैं कि अपरिमित प्रश्न उठ सकते हैं। अतः हम स्कूली कक्षाओं से होने वाले राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया तक ही केंद्रित रहेंगे। प्राचीन भारत पूरी दुनिया में जगत गुरु के रूप में प्रख्यात था। उसी वजह से वह सोने की चिड़िया रहा। दुनिया के कुछ सबसे पुराने विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाएं प्राचीन भारत के में सक्रिय थीं। गुरुकुल तब शिष्यों से भरे होते थे तथा गुरु शिष्य संवादों द्वारा भारतीय ज्ञान विकास होता था। भारतीय ज्ञान का उत्कर्ष प्रदर्शित करने वाले उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही है गुरु के समीप बैठना। भारतीय ज्ञान की विशिष्टता उसकी समग्रता में, उसके खुलेपन में है। जब तक संवादों के रूप में यह खुलापन बना रहा तब तक भारतीय सभ्यता उत्कर्ष पर बनी रही। जैसे जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में गिरावट आई, भारत भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हर ढंग से अवनति को प्राप्त होने लगा। भारत में याज्ञवल्क्य और वाल्मीकि जैसे तमाम गुरु हुए जो शस्त्र और शास्त्र दोनों ही शिक्षा देते थे। जिन गुरुओं की कक्षाओं में अमीर एवं गरीब तरह के विद्यार्थी हुआ करते थे। चाणक्य जैसे गुरुओं ने तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की कक्षा में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शिष्य तैयार किए, जिन्होंने तत्कालीन भारत के विस्तार व विश्व को आकार दिया। उसी समय यूनान भी सक्षम गुरुओं और शैक्षिक संस्थाओं से समृद्ध था। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो जैसे गुरु शिष्यों की तिकड़ी ने तो विश्व विख्यात है। यूनानी कक्षाओं की गुणवत्ता की वजह से ही यूनानी सभ्यता को दुनिया भर में सम्मान मिल पाया। स्पार्टा के निवासी को उनकी कक्षाओं में शारीरिक प्रशिक्षण अधिक दिया जाता था, जिसका परिणाम है कि आज भी दुनिया भर में स्पार्टा वीर सैनिकों व नागरिकों के लिए विशेष सम्मान रखता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सभ्यताओं का उत्कर्ष उसकी शिक्षा व्यवस्था और फिर प्रकारांतर से उनकी शिक्षाओं की गुणवत्ता पर निर्भर था। चीन की महान सभ्यता में शिक्षकों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे हजारों शिक्षक वहाँ हुए तथा उनकी वजह से ही चीन हजारों वर्ष में विश्व में अपना स्थान बनाए हुए हैं। किंतु यदि नोबेल विजेताओं को किसी राष्ट्र की मेधा का पैमाना माना जाए तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड व MIT जैसे संस्थान बहुत आगे दिखते हैं। यही वजह रही कि 18वीं शताब्दी से पश्चिम की पूरब पर बढ़त लेने की। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम तकनीकी व वैज्ञानिक सभ्य शिक्षा को मातृभाषा में सीखने में वंचित रहे हैं। यही वजह रही है कि हमारे यहाँ उन मौलिक प्रतिभाओं की कमी रही है जो राष्ट्र के नवोन्मेष में नवप्रवर्तनकारी नीतियों और क्रियाओं का समावेश कर सके। यदि औपनिवेशिक देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित की होती तो ये भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अस्वास्थ्यकर स्थितियों में से लड़कर तीव्र गति से विकास कर रहे देशों की श्रेणी में आ जाते। जापान, दक्षिण कोरिया व सिंगापुर जैसे एशियाई राष्ट्र यदि 20वीं सदी में विकसित राष्ट्र बने तो उसके पीछे मूल कारण शिक्षा की मजबूत परंपरा थी। सिंगापुर को ली युवान क्यू ने शिक्षा का एक नया मॉडल दिया जो पूर्ववर्ती मलय मॉडल से ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ और स्वतंत्रता के कुछ ही सालों बाद सिंगापुर नव स्वतंत्र देशों के लिए एक मॉडल बन गया। इसके विपरीत भारत सहित अन्य दक्षिण एशियाई देश औपनिवेशिक मॉडल से जकड़े रहे क्योंकि उनका सत्ताधारी वर्ग यही चाहता था उससे उन विशेषाधिकार वर्गों तक बने रह सकते थे। भारतीय कक्षाएं अभाव और बदहाली का खुला दस्तावेज थी या फिर भयंकर रूप से अनुकरण करने वाली संस्थाएं बन चुकी थी। वहाँ परंपरागत नैतिक अवधारणाओं का भी अभाव दिखता है क्योंकि शिक्षकों उनके ऊपर हमारी पीढ़ी को तैयार करने का भार है। या तो अनुत्पादक कार्यों में लग दिया गया है या उसे अभावग्रस्तता का शिकार बना दिया गया है। ऐसे लाखों शिक्षक होंगे जो 2 से 3 लाख
1000 रुपये मासिक वेतन में भारत की नई पीढ़ी को करने का काम कर रहे हैं। देश के शिक्षक तनावग्रस्त, कुटित व अभावग्रस्त हो, उस देश की भावी पीढ़ी कैसे निकलेगी, उसकी कल्पना ही डरा देने वाली है। आज यदि स्कूली बच्चों की गतिविधियों में व भाषण व्यवहार का निरीक्षण करें तो हिल जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस लंपट पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। देश में उदारीकरण लागू होने के पश्चात स्थिति और खराब हुई है, क्योंकि भूमंडलीकरण ने लोगों के भीतर आकांक्षाओं तो खूब जगा दी है, पर उन्हें पूरा करने का तंत्र कमजोर हुआ है, क्योंकि जिस शिक्षा प्रणाली पर उन आकांक्षाओं का भार था वह डिग्री देने वाले मशीन बन भर रह गई है। चरित्र निर्माण, कौशल विकास तथा स्वावलंबन जैसे तत्व तो गायब हो गए हैं। कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया, तर्क करने की क्षमता, सामूहिकता तथा सामुदायिकता की भावना एवं समाज के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों का विकास होता है। यही मूल्य आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में संयंत्र का कार्य करते हैं। आज स्कैंडिनेवियन देश मानव विकास सूचकांकों में उच्च स्थान पर है, तो इसका सबसे बड़ा कारण वहाँ की शिक्षा प्रणाली। अभी भी वे प्रणाली में बदलाव करते जा रहे हैं तथा उसे और नवोन्मेष बनाने हेतु अब वे टीचिंग बाय सब्जेक्ट की जगह टीचिंग बाय टॉपिक प्रणाली को लागू करने जा रहे हैं। इन देशों की कक्षाएं इसलिए अच्छे नागरिक कर पाती हैं क्योंकि यहाँ शिक्षकों को सबसे अधिक वेतन दिया जाता है तथा वह देश का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। यहाँ पहले दर्जे की प्रतिभाएं शिक्षण के व्यवसाय से जुड़ी होती है तथा कक्षाओं को विविधता युक्त एवं सक्षम बनाती है, जबकि भारत में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ शिक्षण के व्यवसाय में 2 या तीसरे दर्जे की प्रतिभाएं ही ज़्यादातर सामने आती हैं, क्योंकि पहले व दूसरे दर्जे की प्रतिभाएं समांतर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर प्रशासनिक सेवा में चली जाती है। जब तक हम शिक्षकों के पद 2 या तीसरे दर्जे के लोगों से भरते रहेंगे तथा उन्हें अभावग्रस्त व कुंठित बनाते रहेंगे, तब तक हम अपनी कक्षाओं में ऐसे शिक्षित नागरिकों को प्रशिक्षित का निर्माण पैदा नहीं कर पाएंगे जिनके अंदर सकारात्मक नागरिकता बोध हो। फिनलैंड के शिक्षक अपने छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, पर हमारे यहाँ शिक्षा का जिंदगी से नाता ही कट गया है, क्योंकि हम जिन चीज़ों को कटौती दोहराते हैं उनका आम आदमी की ज़िंदगी संवारने में से कोई मतलब ही नहीं होता। भाषा ज्ञान, गणितीय तार्किक क्षमता और सामूहिकता का विकास इत्यादि कक्षाओं में सिखाए जाने वाले प्रमुख मूल्य है। शांति निकेतन, वनस्थली जैसे कुछ विशेष संस्थाएं हैं जो जहाँ शिक्षा के साथ साथ कौशल तथा कलात्मक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। एक तरफ जहाँ वनस्थली में से सक्षम महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी निकली है जिसने भारत निर्माण के काम में पूरी प्रतिभा से भाग लिया है, और वहीं दूसरी तरफ शांति निकेतन में इंदिरा गांधी, सत्यजीत राय और अमर्त्य सेन जैसे तमाम छात्र निकले जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इतिहास बदलने का काम किया। लेडी श्री राम कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, दून कॉलेज, भारत के IIT संस्थान, IIM जैसे संस्थानों से आज भारत निर्माण हेतु सर्वाधिक संख्या में प्रतिभाएं निकल रही है। यह भी सच है कि अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालयों, बड़ी संख्या में निजी स्कूलों व कॉलेजों आदि में आजकल पढ़ाई के नाम पर सिर्फ परीक्षा का बोझ है तथा तमाम जगहों पर सामूहिक नकल द्वारा इस बोझ को उतारा जा रहा है। हम बस अनुमान लगा सकते हैं कि सामूहिक नकल की भट्टी से निकले छात्र हमारे राष्ट्र व समाज के कितने योग्य होंगे। आज चीन, रूस और जापान जैसे राष्ट्र जिस मजबूत राष्ट्रीय भावना के लिए जाने जाते हैं, उनके पीछे उनकी शिक्षा प्रणाली भी है। रूसियों, चीनियों और एवं जापानियों की आक्रामक राष्ट्रीयता को उनकी जो कक्षाएं धार देती है। इनकी इसके विपरीत पश्चिम के प्रतिरोध के लिए मुस्लिम देशों के मदरसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी एवं विरोधीपंथी होते जा रहे हैं। इससे न केवल देश बर्बाद ही हो रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में कट्टर इस्लामिक शिक्षा देने वाले लोग ने आतंक मचा रखा है। भारत भी उसका एक शिकार है। इसी मजहबी शिक्षा का यही परिणाम है कि वे आत्मघाती बमबारी करके मासूम लोगों की जान लेने को धार्मिक कृत्य मानते हैं। वहाबी मदरसों में गढ़े जा रहे हैं। तालिबान में हो या ISIS आतंकी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे सांप्रदायिक एवं धर्मांध शिक्षा से आतंकी ही निकल सकते हैं। बोको हराम, अल-कायदा और तालिबान ये सभी ऐसे नराधम पैदा कर रहे हैं जिनके लिए मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। ये नर पिशाच वहाबी आंदोलन कक्षाओं में गढ़े जा रहे हैं। भारत भी उनके निशाने पर है। पूरी दुनिया इनके कारनामों से हैरान है। पश्चिमी देशों में शरणार्थियों के रूप में नए लोग भी इन मजहबी शिक्षकों के प्रभाव में आकर आतंकी बन जा रहे हैं। इसके कारण ये दुनिया भर में शरणार्थियों व प्रवासियों के खिलाफ दक्षिणपंथी हमले हो रहे हैं। जीवन काटने वाली शिक्षा व्यवस्था की यह नकारात्मक इंतहा है। यह आतताई आधुनिक शिक्षा प्रणाली का इसलिए विरोध करते हैं कि वे तर्क के स्थान पर अंधश्रद्धा को ही अपना जीवन मूल्य
बनाए रखना चाहते। तुर्की में एर्दोगन शिक्षा प्रणाली को लागू करके तुर्की को एक आधुनिक देश बनाया था। उसे पलटकर वे तुर्की को कट्टर इस्लामी देश बनाना चाहते हैं और वे हसन बन्ना जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप शिक्षक की शिक्षाओं को अपना रहे हैं। इस समय दुनिया पर स्पष्ट रूप से दो शैक्षिक क्षेत्रों में विभाजित है। एक है अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूरोपीय देशों का है, जो आधुनिक शिक्षण मूल्यों को अपनाकर अपने निवासियों को अत्यंत आधुनिक मनुष्य बनाना चाहते हैं। तो दूसरा खेमा उन वहाबी लोगों का है, जो 8वीं सदी के अखिल इस्लामवाद को पूरी दुनिया में रोप देना चाहते हैं। उसे वे जिहाद का नाम देते हैं तथा उनकी शिक्षा का उद्देश्य ही जिहादी तैयार करना होता है, मनुष्य नहीं। आज दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत प्रभावी हो गया है और वह बहुत तेज़ी से कक्षा की दुनिया को बदल रहा है। हम अपनी कक्षा में बैठकर पूरी दुनिया के शिक्षकों के संपर्क में रह सकते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ एक तरफ कक्षाओं की क्षमता का विस्तार करता है, वहीं वह कक्षा को अप्रासंगिक भी बना सकता है, क्योंकि धीरे धीरे हमें लेक्चर्स के लिए कक्षाओं में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब कक्षाओं की बजाय प्रतिभाएँ घर से ही करी जाने लगी। बस इसके लिए भी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। महात्मा गांधी, टैगोर, जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे महान लोगों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचा। गांधी जी बुनियादी शिक्षा लेकर आए ताकि भारतीय लोगों की नैतिक बुनियाद को मजबूत करके उन्हें स्वावलंबन शिक्षा दी जा सके। ऐसे ही असंख्य प्रयासों के फलस्वरूप ही देश की कक्षाओं में देश को गढ़ने वाली प्रतिभाएं निकली है। यह सच है कि सीखने के लिए कक्षाओं का विस्तार अपरिमित है, पर परिमित कक्षाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हुई, वास्तव में राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करती हैं। थैंक यू।